आज हम लोग एकोमोडेशन एंड इसका टाइप्स कितना टाइप्स का होता है, उसके साथ साथ एकोमोडेटिव जो डिसऑर्डर होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो हम लोग व्हाट इज एकोमोडेशन पहले जानते हैं। Accommodation is the process by which the eye increases optical power to maintain a clear image on an object as it draws near to the eyes। मान के चलो कोई भी ऑब्जेक्ट है, ये अपना आईज है, ये अपना आईज है, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट ए है, ये ऑब्जेक्ट मान के चलो यहाँ से 3 मीटर दूर में है, तो यहाँ पे जितना अमाउंट ऑफ एकोमोडेशन चाहिए उससे ज्यादा चाहिए अपने को यही ऑब्जेक्ट अगर हमें तुम्हारा 10 सेंटीमीटर के आ जाएगा तो, ठीक है। तो जब भी हम लोग कोई भी एक ऑब्जेक्ट को डिस्टेंस टू नियर लेके आएंगे, फ्रॉम डिस्टेंस टू नियर पास में लेके आएंगे, तो उस टाइम में क्या होगा, हमारा आई का एक फिनोमेना है जिसको बोलते हैं एकोमोडेशन, वो चीज काम करेगा तभी हम उस ऑब्जेक्ट को अच्छे से देख पाएंगे, इसी को बोलते हैं एकोमोडेशन। द ह्यूमन आई कैन चेंज फोकस from distance to 7 centimeter from the eye in 350 मिलीसेकेंड। इस वैल्यू को याद रखना, 350 मिलीसेकेंड हमें चाहिए कभी भी अगर कोई ऑब्जेक्ट को डिस्टेंस से नियर देखने के लिए हम लोग यूज कर रहे तो, ठीक है। तो जब डिस्टेंस पे देख रहे हमारा क्या हो जा रहा है, डिस्टेंस पे देखते टाइम हमारा जो लेंसेस है वो लेंसेस कैसा है, लेंसेस थोड़ा सा फ्लैट है, बट जब भी हम लोग पास के लिए कोई भी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, मतलब डिस्टेंस टू नियर जब लेके आएंगे, नियर बाय ऑब्जेक्ट लेके आ जा रहे हैं, उसमें क्या हो जा रहा है, लेंस का स्टिफनेस बढ़ जा रहा है। ये विदाउट एकोमोडेशन है, और विद एकोमोडेशन क्या हो जा रहा है, लेंस मोटा हो जा रहा है, लेंस का जो थिकनेस है वो बढ़ जा रहा है। इसी प्रोसेस को बेसिकली एकोमोडेशन बोलते हैं। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं कि द फार पॉइंट एंड नियर पॉइंट के बारे में पढ़ेंगे। फार पॉइंट क्या है, फार पॉइंट है वो एकदम दूर का कोई भी पॉइंट जहां पे हमें मिनिमम एम्पलीट्यूड ऑफ एकोमोडेशन चाहिए, मतलब मिनिमम हमें एकोमोडेशन पावर चाहिए, उसी पॉइंट को बोलते हैं फार पॉइंट। हाँ, the maximum distance at which can be seen without any accommodative effort, जिसमें कोई एकोमोडेशन नहीं चाहिए, उसी को बोला जाता है फार पॉइंट। नियर पॉइंट किसको बोला जाता है, फार पॉइंट का और एक नाम है जिसको पंक्टम रिमोटम भी बोलते हैं। नियर पॉइंट किसको बोला जाता है, नियर पॉइंट है ऐसे, नियर पॉइंट है द डिस्टेंस एट व्हिच ऑब्जेक्ट्स कैन बी सीन क्लियरली विदाउट मैक्सिमम एफर्ट, विद मैक्सिमम एफर्ट। इसमें देखो नियर पॉइंट पे क्या चाहिए, मैक्सिमम एफर्ट हमें चाहिए। इस पॉइंट को क्या बोला जाता है, पंक्टम प्रॉक्सिमम। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज द पंक्टम प्रॉक्सिमम, तो क्या बोलोगे, पंक्टम प्रॉक्सिमम इज अ नियर पॉइंट ऑफ एकोमोडेशन वेयर वी हैव टू यूज आवर मोस्ट एकोमोडेटिव एफर्ट, मतलब पास का कोई भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हमें बहुत ज्यादा एकोमोडेशन करना पड़ेगा। अपोजिट वे में जब दूर का कोई ऑब्जेक्ट को देखेंगे तो हमें मिनिमम एकोमोडेशन करना पड़ेगा। ये जो डिस्टेंस है फार पॉइंट एंड नियर पॉइंट का, इस डिस्टेंस को क्या बोलते हैं हम लोग, रेंज ऑफ एकोमोडेशन बोलते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं रेंज ऑफ एकोमोडेशन, ठीक है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं मैकेनिज्म ऑफ एकोमोडेशन में। मैकेनिज्म ऑफ एकोमोडेशन में दो फॉर्मूला है। पहला है थ्योरी ऑफ इंक्रीज टेंशन। इंक्रीज टेंशन कहां पे हो रहा है, एक तो आसान तरीके से हम समझ जाते हैं। इंक्रीज टेंशन मतलब ये जो सिलियरी तुम्हारा मसल्स था उसमें इंक्रीज टेंशन हुआ, क्या हुआ, ये जो रिलैक्स पोजीशन था उससे क्या हो गया, ये कॉन्ट्रैक्शन हुआ, वो आके नीचे आ गया। जब नीचे आ गया तो फिर क्या हो जा रहा है, उसका जो जोन्यूल्स था, जोन्यूल्स का था पहले, जोन्यूल्स टाइट था, ठीक है। जोन्यूल्स जब आगे जब सिलियरी मसल्स आ गया, जोन्यूल क्या हो गया, जोन्यूल रिलैक्स हो गया। इसी चीज को हम लोग बोलते हैं रिलैक्सेशन। तो इंक्रीज टेंशन कहां पे हो रहा है, इंक्रीज टेंशन प्रेजेंट हो रहा है कहां पे, तुम्हारा सिलियरी मसल्स पे, ठीक है। ऑपोजिट वे में रिलैक्सेशन कहां पे हो रहा है, रिलैक्सेशन हो रहा है तुम्हारा सिलियरी जो जोन्यूल्स होता है उस पे प्रेजेंट हो रहा है, ठीक है। तभी क्या हो जा रहा है, तभी हमारा जो लेंस का थिकनेस था वो इंक्रीज हो जा रहा है। इसी प्रोसेस में हमारा आई का एकोमोडेशन काम करता है। हम लोग देखते हैं ससर्स हाइपोथेसिस। ये थोड़ा सा एडवांस लेवल का हम लोग बात कर रहे हैं। इस एडवांस लेवल पे क्या हो जा रहा है, इसमें और एक हाइपोथेसिस बोल रहा है। तो उस हाइपोथेसिस के हिसाब से क्या है, उस हाइपोथेसिस के हिसाब से कभी भी जब हम लोग का जोन्यूल रिलैक्स होता है, वो जोन्यूल रिलैक्स पूरा हिस्से में नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ जो साइड वाला जोन्यूल से, सिर्फ साइड वाला जोन्यूल से रिलैक्स होगा, मिडिल वाला जोन्यूल से ऐसा रहेगा, ठीक है। तो पहले हम लोग जो नॉर्मल एकोमोडेशन था हेम्टोस थ्योरी के हिसाब से सारा जोन्यूल रिलैक्स हो जा रहा
था, बट अकॉर्डिंग टू ससर्स थ्योरी क्या हो रहा था, ससर्स थ्योरी के हिसाब से ओनली जो तुम्हारा साइड का जो न्यूज था, जो इक्वेटर का जो न्यूज था वही रिलैक्स हो जा रहा था। इसी को कंपैरिजन बोलते हैं। पहले लेंस का शेप ये इस तरीके से था, पहले लेंस का शेप नॉर्मल इस तरीके से, उसके बाद ऐसा शेप हुआ, बट इन केस ऑफ ससर्स थ्योरी लेंस का शेप थोड़ा सा इस टाइप का हो गया। तो यही दोनों में डिफरेंस है, ससर्स थ्योरी में और योंग का थ्योरी में। नेक्स्ट है हमें एकोमोडेशन कब कब होगा। पहला चीज है कोई भी ऑब्जेक्ट अगर ब्लर दिख रहा है, जो हाइपरमेट्रोपिया होता है उसमें क्या होता है, हाइपरमेट्रोपिया में इन जनरल हमारा जो फोकस होता है, देखो हम लोग एकदम देखते हैं, अच्छे समझ में आ जाएगा तो फिर ठीक है। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट जा रहा था लाइट रेस, ये बिहाइंड द रेटिना जाके फोकस हो रहा था, जहाँ पे लेंस क्या था, फ्लैट था। जब लेंस स्टीफ हो गया, जब लेंस क्या हुआ, स्टीफ हो गया, जब लेंस स्टीफ हो गया, क्यों, क्योंकि जो जोनियूस था वो जोनियूस रिलैक्स हो गया बोल के, जोनियूस रिलैक्स होने के बाद लेंस फ्लैट हो गया। फ्लैट होने के बाद क्या हो गया, जो फोकस था वो अब रेटिना पे जाके पड़ेगा, फोकस क्या होगा, रेटिना पे जाके पड़ेगा। ये था तुम्हारा इमेट्रोपिया, जिसमें कोई पावर नहीं है। ऑपोजिट वे में ये क्या है, हाइपरमेट्रोपिया। तो कभी भी किसी का हाइपरमेट्रोपिया है तो फिर उसको क्या होगा, एकोमोडेशन की वजह से उसका विजन क्लियर हो जाएगा। बट कब तक, बहुत ज्यादा ऐसे फोकस करते रहेगा तो फिर उसको हेडेक होना स्टार्ट होगा। ठीक है, तो इसीलिए हमें ब्लरिंग ऑफ विजन जो होता है उसको बहुत जल्दी ठीक करना जरूरी है। डिस्टेंस ऑब्जेक्ट, अगर बहुत दूर का ऑब्जेक्ट है, हमें दिख नहीं रहा है, हमें बहुत कोशिश करना उस चीज को, ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, तब उसको फोकसिंग हो सकता है। क्रोमेटिक एबरेशन, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स जो होता है हमारे एकोमोडेशन को स्टिमुलेट करता है। नेक्स्ट है अगर कोई चीज मूव हो रहा है तो मूवमेंट की वजह से हमारा एकोमोडेशन होता है। तो अभी कौन सा चेंजेस हम देखेंगे एकोमोडेशन की वजह से हो रहा है। पहला चीज चेंजेस हम लोग देखेंगे, पहला चीज है कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ द प्यूपिल। हम देखो इस पिक्चर के थ्रू समझ जाते हैं, यहाँ पे जब प्यूपिल था ये क्या होता, डायलेटेड था प्यूपिल। अभी जब भी एकोमोडेशन हो गया, क्या हो गया, प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्टेड हो गया। क्यों, यहां से इस तरफ आ गया प्यूपिल। नेक्स्ट हम लोग पढ़े कर्वेचर ऑफ द लेंस चेंज। डेफिनेटली पहले लेंस क्या था, फ्लैट था, उसका क्या हो गया, लेंस स्टीफ हो गया, कर्वेचर चेंज हुआ। कॉन्वर्जेंस होगा, कॉन्वर्जेंस मतलब हम लोग नॉर्मली देखते तो फिर क्या होता है, हमारा आई जो होता है सीधा देखते हैं, बट जब भी हम लोग जब कन्वर्ज एकोमोडेशन करते हैं तो फिर हमारा क्या होता है, आई पास के तरफ आ जाता है, इसको बोलते हैं कॉन्वर्जेंस। तो ये कॉन्वर्जेंस होगा। ठीक है, थर्ड है कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ द सिलियरी मसल्स। देखो ये जो पहले मसल्स था ऐसा था, बट मसल्स क्या होगा, थोड़ा आगे की तरफ आ गया, तो उसको बोलते हैं कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ द सिलियरी मसल्स। ठीक है, जब कॉन्स्ट्रिक्शन होगा मसल्स का तो फिर क्या हो जाएगा, रिलैक्सेशन ऑफ द जोनियूस, क्योंकि जो मसल्स ऐसा है और नीचे जो जोनी लेंस है ऐसा है और इसके मिडिल पे इलास्टिक है, तो अगर ये मसल ऊपर से नीचे की तरफ आएगा तो फिर क्या, मिडिल का जो जोनियूस था वो ढीला हो जाएगा, उसी को बोलते हैं रिलैक्सेशन ऑफ द सिलियरी जोनियूस। तो एग्जाम में बहुत बारी क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द चेंजेस यू विल नोटिस इन केस ऑफ एकोमोडेशन। तो ये 5 चीज अगर बता दोगे, उसके साथ डायग्राम बना दोगे, 5 आउट ऑफ 5 मिल जाएगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट है न्यूरोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ एकोमोडेशन। न्यूरोलॉजिकल एस्पेक्ट में 2 चीज काम होता है। पहला चीज होता है एफरेंट पाथवे और दूसरा होता है इफरेंट पाथवे। एफरेंट मतलब क्या होता है, कोई भी इंफॉर्मेशन जब बाहर से ब्रेन की तरफ लेके आता है उसको बोलते हैं एफरेंट पाथवे। इफरेंट किसको बोलते हैं, जब ब्रेन की तरफ से कोई रिस्पॉन्स जाता है अपोजिट वे में टुवर्ड्स द आई, उसको बोला जाता है इफरेंट पाथवे। एफरेंट पाथवे मतलब आपने देखा कोई भी ऑब्जेक्ट को, वो ऑब्जेक्ट आपको देखने के बाद क्या रहा, वो इन्फॉर्मेशन रेटिना पे जा रहा है, रेटिना पे बाद ऑप्टिक नर्व पे, ऑप्टिक नर्व के बाद तुम्हारा ऑप्टिक काइसम पे जा रहा है, उसके बाद लैटरल जेनिकुल के थ्रू धीरे धीरे वो ऑप्टिक विजुअल जो कॉर्टेक्स होता है उसमें जाके पहुंच रहा है। देखो विजुअल कॉर्टेक्स में जाके पहुंच रहा है, इसी चीज को बोला जाता है एफरेंट लिम्ब ऑफ द सर्किट। इफरेंट लिम्ब क्या करता है, इसमें एडिंगर वेस्टिबल न्यूक्लियस होता है, प्रीटेक्टल न्यूक्लियस होता है। इसमें क्या होगा, ये जो ऑक्यूलोमोटर न्यूरॉन्स इसमें सप्लाई होता है, ऑक्यूलोमोटर न्यूरॉन्स फंक्शंस टू सेंड दिस एक्शन टू द ऑक्यूलोमोटर नर्व। ये क्या करता है, जो भी जब भी जो इंफॉर्मेशन है वो ब्रेन पे जाने के बाद वो ब्रेन डिसाइड कर रहा है कि उसमें कोई भी ऑब्जेक्ट ब्लरिंग दिख रहा है कि नहीं। अगर ब्लरिंग दिख रहा है तो वो ऑक्यूलोमोटर नर्व को बोलता है तुम अब सिग्नल भेजो सिलियरी मसल्स को ताकि वो कॉन्ट्रैक्ट करे। सिलियरी से कॉन्ट्रैक्ट करेगा क्या होगा, सिलियरी जो रिलैक्स होगा, उसके साथ साथ क्या होगा, प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्ट होगा, क्योंकि प्यूपिल किससे सप्लाई होता है, तुम्हारा ऑक्यूलोमोटर नर्व से सप्लाई होता है, उसके बाद जाके उसको फोकसिंग होगा। इसी तरीके से हम लोग इसी को एफरेंट लिम्ब और इफरेंट लिम्ब को समझ गए, है ना। इसमें क्या हो जाए, आउट ऑफ फोकस कोई भी अगर ऑब्जेक्ट है उसको कौन डिसाइड कर जा रहा है, एफरेंट एंड इफरेंट लिम्ब जो रहता है उसको समझ में आ रहा है उस चीज को, कौन सा चीज का, ऑक्यूलोमोटर जो नर्व होता है उसका। ठीक है, हम नेक्स्ट जाते हैं अभी
नेक्स्ट में डेप्थ ऑफ फील्ड एंड डेप्थ ऑफ फोकस के बारे में। डेप्थ ऑफ फील्ड क्या होता है, एक बाहर का साइड पे कोई भी अगर इंफॉर्मेशन है वो एक पर्टिकुलर फील्ड पे प्रेजेंट है और वो पर्टिकुलर फील्ड के अगर अंदर ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ पे मूव करते रहेगा तो फिर हमें कोई भी ऑब्जेक्ट क्लियरली विजिबल होगा, इसे बोलते हैं डेप्थ ऑफ फील्ड। डेप्थ ऑफ फोकस मतलब जरूरी नहीं कोई भी ऑब्जेक्ट एकदम रेटिना पे देखिए फोबिया पे फोकस होना है, अगर थोड़ा सा फोबिया का आगे या थोड़ा सा फोबिया के पीछे जाके फोकस हुआ तभी भी हमें क्लियरली विजिबल होगा, उसको बोलते हैं डेप्थ ऑफ फोकस। जब भी प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्ट होता है, प्यूपिल क्या होता है, कॉन्स्ट्रिक्ट होता है, तो फिर क्या हो जाता है, डेप्थ ऑफ जो फील्ड है वो इंक्रीज हो जाता है। डेप्थ ऑफ फील्ड देखो, डेप्थ ऑफ फील्ड इंक्रीज हो गया, बट प्यूपिल डायलेट होने के साथ साथ क्या हो जा रहा है, डेप्थ ऑफ फील्ड नैरो हो जा रहा है। तो इस चीज को हमें समझना जरूरी है। इसी वजह से कभी भी हमारा प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्शन हो उस टाइम पे हम लोग रेटिनोस्कोपी करते टाइम पे बोलते हैं आप दूर में देखो ताकि उसका प्यूपिल डायलेट हो और डायलेट होने के साथ साथ उसका एकोमोडेशन कम काम करे, तभी हमें प्रॉपर हमें वैल्यू मिलेगा उस चीज का। ठीक है, अभी हम लोग पढ़ते हैं कंपोनेंट्स ऑफ एकोमोडेशन। कंपोनेंट्स कितना टाइप्स का एकोमोडेशन होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। पहला चीज है रिफ्लेक्स एकोमोडेशन। रिफ्लेक्स एकोमोडेशन क्या होता है, रिफ्लेक्स एकोमोडेशन इज ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट ऑफ द एकोमोडेशन अप टू 2 डायोप्टर बाय माइक्रोसेकंड। देखो हमारा आई कभी भी कांस्टेंट नहीं है, तो थोड़ा थोड़ा जो मूवमेंट होता है मूवमेंट के थ्रू कभी भी हम लोग कोई ऑब्जेक्ट को देखते हैं उसको माइक्रोसेकंड बोलते हैं। वो माइक्रोसेकंड के थ्रू जो ऑब्जेक्ट में विजिबिलिटी आता है उसको रिफ्लेक्स एकोमोडेशन बोलते हैं। सेकंड है वर्जेंस एकोमोडेशन। वर्जेंस एकोमोडेशन क्या होता है, हमने बताया कभी भी हमारा एकोमोडेशन करेगा उसके साथ साथ हमारा कन्वर्जेंस भी होगा, क्योंकि बोथ आर सप्लाइड बाय द ओकुलोमोटर नर्व। जब कन्वर्जेंस हो रहा है उसके वजह से जो एकोमोडेशन हो रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्जेंस एकोमोडेशन। थर्ड है प्रॉक्सिमल एकोमोडेशन। प्रॉक्सिमल एकोमोडेशन क्या होता है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट दूर से पास में आ रहा है या पास से दूर में जा रहा है तो ऑब्जेक्ट का हम लोग देख के समझते हैं उस ऑब्जेक्ट कितना दूर में है, उसके वजह से हमारा जो एकोमोडेशन स्टिमुलेट होता है, स्टिमुलेटेड बाय परसेप्चुअल क्लू लाइक डिस्टेंस और नियर, उससे हमें एकोमोडेशन होता है, उसको बोलते हैं हम लोग प्रॉक्सिमल एकोमोडेशन। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं टॉनिक एकोमोडेशन। टॉनिक एकोमोडेशन क्या होता है, टॉनिक एकोमोडेशन इज अप टू 1 डायोप्टर व्हेन रेटिनल इमेज मार्कली रिड्यूस्ड इन अ मोनोओकुलर व्यूइंग कंडीशन। मोनोकुलर व्यूइंग कंडीशन में एक एक आई को जब देखेंगे उस टाइम पे जो सिलियरी मसल्स होता है उसका जो टोन होता है उसके वजह से 1 डायोप्टर एकोमोडेशन होता है, उसको टॉनिक एकोमोडेशन बोला जाता है। ठीक है, तो फिर हम लोगों ने टाइप्स कंपोनेंट्स ऑफ एकोमोडेशन जो होता है, टाइप्स ऑफ एकोमोडेशन जो होता है हम लोग पढ़ लिया। नेक्स्ट हम लोग आते हैं एकोमोडेशन के वजह से कौन सा डिसऑर्डर होता है। पहला चीज होगा एकोमोडेटिव इनसफिशिएंसी। मान के चलो कोई भी बच्चा या कोई भी पेशेंट मान के चलो तो उसका एज है तुम्हारा 16 साल, कितना एज है 16 ईयर, और वो अगर बोल रहा है मुझे 20 सेंटीमीटर, कोई भी तुमने तो नियर पॉइंट ऑफ एकोमोडेशन चेक कर रहे थे उस टाइम पे कोई भी एक ऑब्जेक्ट N8 टारगेट का जो ऑब्जेक्ट था उसको धीरे धीरे पास में लेके जा रहे थे और पेशेंट को पूछ रहे थे जहां पे ब्लर हो वहां पे बोलना। पेशेंट ने बोला कि 20 सेंटीमीटर में हमें ब्लर दिख रहा है, तो पेशेंट का प्रेजेंट एम्पलीट्यूड ऑफ एकोमोडेशन कितना होगा, प्रेजेंट एम्पलीट्यूड ऑफ एकोमोडेशन पेशेंट का होगा 100/20 इक्वल टू 5 डायोप्टर। ये हो गया। अभी पेशेंट का एज था 16 ईयर, तो पेशेंट का मिनिमम कितना होना चाहिए स्ट्रेंथ, वो कैसे निकालेंगे हम लोग, हॉप्टेटर्स फॉर्मूला से निकालेंगे। वो क्या था 15 माइनस एच डिवाइडेड बाई 4। 15 माइनस एच बाई 4 मतलब ये हो गया तुम्हारा 15 माइनस ये हो गया 4 इक्वल टू 11 डायोप्टर। पेशेंट को चाहिए 11 डायोप्टर, पेशेंट के पास है 5 डायोप्टर, तो फिर क्या है, पेशेंट को दिखेगा पास का ऑब्जेक्ट, नहीं दिखेगा। उसका तो पेशेंट क्या कंप्लेंट करेगा, मुझे पास के लिए नहीं दिखाई दे रहा है। ये सिर्फ ऐसा जरूरी नहीं कि पेशेंट को एकोमोडेशन मतलब पेशेंट का जो रिफ्रैक्टिव एरर उसकी वजह से ही हो, ये एकोमोडेशन इनसफिशिएंसी की वजह से भी हो सकता है, तो उस चीज को चेक करना जरूरी है। पेशेंट का रिफ्रैक्टिव एरर तो चेक करना जरूरी है, उसके साथ साथ ये सारा चेक करना भी जरूरी है। अगर 2 डायोप्टर का डिफरेंस है, मिनिमम ए से प्रेजेंट ए का, ठीक है, उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड ऑफ एकोमोडेशन जो होता है उस चीज को हम लोग बोलते हैं एकोमोडेटिव इनसफिशिएंसी। इल सस्टेन में क्या होता है, उसके पास फोकसिंग का स्ट्रेंथ तो है बट उस चीज की वजह से वो कैन नॉट मेंटेन एकोमोडेशन फॉर प्रोलॉन्ग टाइम। थोड़ा देर पढ़ना जब स्टार्ट करता है उस टाइम पे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, बट कुछ देर के बाद उसको प्रॉब्लम होना स्टार्ट करता है, उसको बोलते हैं इल सस्टेन एकोमोडेशन। पैरालिसिस मतलब एकोमोडेशन बहुत ही कम रहेगा, ना के बराबर रहेगा। वो कब होता है, जब न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है तब उस टाइम पे ये वाला प्रॉब्लम होता है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर के होता है। अनइक्वल एकोमोडेशन मतलब राइट आई में थोड़ा सा मान के चलो उसको 20 सेंटीमीटर में ब्लर लग रहा है राइट आई के लिए, एंड लेफ्ट आई के लिए मान के चलो 15 सेंटीमीटर में जाके ब्लर लग रहा है, तो दोनों में
एम्पलीट्यूड अकोमोडेशन क्या होगा, अलग अलग होगा, उस चीज को बोला जाता है अनइक्वल अकोमोडेशन। नेक्स्ट हम लोग आते हैं एकोमोडेशन इन फैसिलिटी। एकोमोडेशन इन फैसिलिटी हमने पहला फर्स्ट स्लाइड पे बोले थे, हम लोग जब डिस्टेंस टू नियर 7 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट को देखेंगे तो हमें 350 मिलीसेकंड चाहिए उसको फोकस करने के लिए। बट इस केस में क्या हो रहा है, पेशेंट को ज्यादा टाइम लगेगा फोकस करने के लिए। एकोमोडेशन को जो डायनामिक्स है वो डायनामिक्स खराब हो जाएगा उसका, इसके वजह से उसका एकोमोडेशन इन फैसिलिटी होता है। एकोमोडेशन एक्सेस क्या होता है, एकोमोडेशन एक्सेस इसके बाद होगा स्पैसम ऑफ एकोमोडेशन। मतलब तुम मान के चलो कोई भी बाल्टी को तुम बहुत देर तक उठा के रख दिया तो कुछ देर के बाद तुम्हें क्या होगा, पेन होना स्टार्ट होगा, वही चीज हो रहा है। जब भी पेशेंट ज्यादा देर तक फोन, कंप्यूटर, लैपटॉप यूज कर रहे, नियर गैजेट यूज कर रहे, उसमें क्या हो जा रहा है, उसको बहुत ज्यादा फोकस करना पड़ रहा है। तो बहुत देर तक कॉन्टिन्यूसली फोकस करने की वजह से उसको आई फैटिक हो जाएगा। ये आई फैटिक जो हो रहा है कंप्यूटर यूज करने की वजह से, ये ब्लू ग्लासेस से ठीक नहीं हो सकता। क्यों, इसको उसका एकोमोडेशन एक्सेस हो रहा है, उसको एकोमोडेशन के लिए थेरेपी देने से वो चीज ठीक हो सकता है। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक जो है फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ ड्रग। पहला चीज है हम लोग पढ़ेंगे पैरासिम्पैथोमाइमेटिक। पैरासिम्पैथोमाइमेटिक्स मतलब कॉपी कर रहा है एक्शन। किसका एक्शन कॉपी कर रहा है, पैरासिम्पैथेटिक ड्रग का। पैरासिम्पैथेटिक ड्रग का एक्शन क्या है, टू कॉन्स्ट्रिक्ट प्यूपिल, कॉन्स्ट्रिक्ट प्यूपिल। और सिंपैथेटिक ड्रग का काम क्या है, सिंपैथेटिक ड्रग का काम है, देखो सिंपैथेटिक का काम है डायलेट प्यूपिल। तो ये पैरासिम्पैथेटिक ड्रॉप है, उसका एक मेजर नाम है पाइलोकार्पिन। आजकल प्रेसबायोपिया को ठीक करने के लिए पाइलोकार्पिन ड्रॉप यूज किया जा रहा है। पाइलोकार्पिन क्या कर रहा है, प्यूपिल को कॉन्स्ट्रिक्ट कर दे रहा है। कॉन्स्ट्रिक्ट करने से क्या हो रहा है, फील्ड ऑफ जो व्यू था, डेप्थ ऑफ जो फील्ड था वो इंक्रीज हो गया, उसके वजह से पेशेंट को दिख रहा है। तो हमें बिना चश्मे का पेशेंट को दिख रहा है। सेकेंड है पैरासिम्पैथोलाइटिक। इसमें क्या हो जा रहा है, ऑपोजिट ऑफ द एक्शन ऑफ द पैरासिम्पैथेटिक ड्रग। इसमें क्या हो रहा है, पैरासिम्पैथेटिक ड्रग क्या कर रहा था, कॉन्स्ट्रिक्ट कर रहा था, ये क्या कर रहा है, डायलेट करता है प्यूपिल। पहला एग्जांपल क्या है, एट्रोपिन, मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरासिम्पैथोलाइटिक ड्रग। नेक्स्ट है तुम्हारा सिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग। सिम्पैथोमाइमेटिक क्या होता है, लिमिटिंग और पोटेंशिएटिंग एक्शन ऑफ द सिंपैथेटिक मतलब ये जो सिंपैथेटिक ड्रग है जो डायलेट करता है प्यूपिल को, उसका जो काम है उसको ही मिमिक कर रहा है। कैसे, कौन सा ड्रॉप है उसके लिए, कोकेन यूज करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, तुम्हारा जो प्यूपिल है डायलेट हो जाएगा। जो केस में एक्सेसिव एकोमोडेशन कर रहा था उस केस में हम लोग पैरासिम्पैथोलाइटिक यूज कर सकता है या तो सिम्पैथोमाइमेटिक यूज कर सकता है। सिम्पैथोलाइटिक क्या है, बीटा रिसेप्टर एंटागोनिस्ट ड्रग ब्लॉक एक्शन ऑफ द सिम्पैथेटिक। ये ऑपोजिट काम करेगा तुम्हारा सिम्पैथोलाइटिक मतलब जो डायलेट होना था ये कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगा। जैसे कि ट्यूमोलॉल एक एंटी ग्लूकोमा ड्रग है, वो तुम्हारा जो सिलरी मसल है उसके ऊपर काम कर रहा था, उसके वजह से उसका इफेक्ट एकोमोडेशन पे आ रहा था। ठीक है, अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो है प्रेसबायोपिया। प्रेसबायोपिया क्या होता है, इट्स अ फिजियोलॉजिकल चेंज। एज की वजह से क्या हो जा रहा था, हमारा लेंस जो है हर वक्त हर सेकेंड पे लेंस के ऊपर में एक न्यू फाइबर ऐड हो जा रहा है। ये अपना लेंस पे एक न्यू फाइबर हर रोज ऐड हो जा रहा है। तो फिर क्या हो रहा है, लेंस का जो थिकनेस वो धीरे धीरे इंक्रीज हो जा रहा है। इसके वजह से क्या है, जब बचपन में हम लोगों का जो आई है उसका जो सिलियरी मसल्स था वो स्ट्रॉन्ग था, जो न्यूज तो अच्छे से रिलैक्स कर पा रहा था क्योंकि उतना थिकनेस नहीं था। बट धीरे धीरे जैसे एज बढ़ रहा है उसके साथ क्या हो जा रहा है, लेंस का फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जा रहा है, इसी वजह से एकोमोडेशन नहीं कर पा रहा है। उसी चीज को क्या बोला जाता है, प्रेसबायोपिया। क्यों, क्या बोल रहा है, प्रेसबायोपिया इज द इरिवर्सिबल लॉस ऑफ एकोमोडेशन एबिलिटी ऑफ द आई दैट ऑकर्स ड्यू टू द एजिंग की वजह से जो हो रहा था। उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं, ग्लासेस से, मोनोविजन से, कॉन्टैक्ट लेंस से, एकोमोडेटिव आयल से, लैसिक से और स्क्लेरोटोमी से, इस तरीके से मैनेज करते हैं। बेस्ट है अगर तो आपको प्रेसबायोपिया है, पास का दिखना नहीं दिख रहा है, आप कब तक उसको पीछे करते रहोगे, पीछे कर रहे हो मतलब आपका फोकल लेंथ को धीरे धीरे डिस्टेंस कर रहे हो, पास में आपको दिख नहीं रहा इसकी वजह से। तो उससे बेटर है उस चीज को आप एनकाउंटर करो ग्लास के साथ, अच्छे से डॉक्टर के पास दिखाओ, ऑप्टोमेट्रिस्ट के पास दिखाओ, दिखाने के बाद आप उस चीज से उसका जो प्रॉब्लम हो रहा है आपको न्यूज़पेपर या कोई भी फोन वगैरह देखने से, उसका फोन का लेटर साइज मत इंक्रीज करो, उसको ग्लासेस पहनो और अपना जो प्रॉब्लम हो रहा है उसको सॉल्व करो। अच्छा, एकोमोडेशन को टेस्ट कैसे कैसे करेंगे, पहला चीज करेंगे हम लोग नियर पॉइंट ऑफ एकोमोडेशन। कैसे चेक करेंगे हम लोग, जो रैप रूलर होता है उससे हम लोग चेक करेंगे, N8 टारगेट देके मोनोकुलरली चेक करेंगे, एक बार राइट आई से, एक बार लेफ्ट आई से, देन बोथ आई से। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग जो
नियर पॉइंट ऑफ एकोमोडेशन उसको चेक कर रहे, जितना हमारा वैल्यू आ रहा है उसको 100 से डिवाइडेड कर देंगे, वो हो जाएगा तुम्हारा एम्पलीट्यूड ऑफ एकोमोडेशन प्रेजेंटली। नेक्स्ट हम लोग आते हैं रिलेटिव एकोमोडेशन। रिलेटिव एकोमोडेशन, पॉजिटिव रिलेटिव एकोमोडेशन हम लोग माइनस फ्लुएंस को धीरे धीरे इंक्रीज करते रहेंगे और पेशेंट को पूछेंगे कहाँ पे जाके आपको ब्लर हो रहा है, उसी को बोलते हैं पॉजिटिव रिलेटिव एकोमोडेशन। नेक्स्ट होता है नेगेटिव रिलेटिव एकोमोडेशन। नेगेटिव रिलेटिव एकोमोडेशन में हम लोग क्या करेंगे, माइनस की जगह में हम लोग प्लस से चेक करेंगे। उसमें क्या होगा, आपका जो एकोमोडेशन है प्लस से रिलैक्स कर रहे, मतलब कितना आप रिलैक्स कर सकते हो अपने एकोमोडेशन को, वो चीज हम लोग चेक कर रहे हैं। थर्ड आता है पैरामीटर जिसको बोलते हैं एकोमोडेटिव फैसिलिटी। एकोमोडेटिव फैसिलिटी कैसे चेक करेंगे हम लोग, फ्लिपर से +-2 +-1.5 +-1 एज के अकॉर्डिंगली हम लोग फ्लिपर यूज कर सकते हैं। उसके साथ हम लोग पेशेंट को पूछेंगे जब क्लियर हो तब बताना, तो राइट आई लेफ्ट आई बोथ आई, इस तरीके से हम लोग फ्लिपर का वैल्यू लिख सकते हैं। और लास्ट होता है अपना जो एकोमोडेशन लैग। एकोमोडेशन लैग हम लोग मोनोकुलर एस्टिमेटेड मेथड से चेक करते हैं, जहां पे पेशेंट को 40 सेंटीमीटर दूर पे हम लोग रेटिनोस्कोपी में, वेल चलन के रेटिनोस्कोपी में आता है, वहां पे मेम कार्ड लगा देने के बाद पेशेंट को बोलेंगे पढ़ने के लिए। पेशेंट का जो चश्मा है उसके ऊपर हम लोग करेंगे इस चीज को, और अगर विद ग्लो है तो उसको न्यूट्रलाइज करेंगे प्लस से। बहुत जल्दी जल्दी करना है अपने को, ताकि क्या होगा, पेशेंट वो लेंस के साथ एडजस्ट ना कर ले। उसके बाद नेक्स्ट है जितना वैल्यू होता है 0.25 से लेकर 0.75 नॉर्मल वैल्यू होता है मेम रेटिनोस्कोप का। अगर वो चीज अगर उससे ज्यादा हो गया मेम का वैल्यू, तो फिर हम लोग क्या बोलेंगे, पेशेंट को एकोमोडेशन लैग है। अगर 0.25 से कम आ रहा है, प्लानो आ रहा है, नेगेटिव में जा रहा है, मतलब एकोमोडेशन लीड कर रहा है, मतलब बहुत ज्यादा एकोमोडेशन कर रहा है। लीड ऑफ एकोमोडेशन और लैग ऑफ एकोमोडेशन भी हम समझ गए, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं मैनेजमेंट, किस तरीके से उसको मैनेज कर सकते हैं। अगर एकोमोडेटिव इनसफिशिएंसी है तो उसको विजन थेरेपी देंगे। अगर एकोमोडेशन इल सस्टेन एकोमोडेशन है, इल सस्टेन एकोमोडेशन क्या देंगे हम लोग, विजन थेरेपी और प्लास लेंस दे सकते हैं। एकोमोडेशन इनफैसिलिटी में भी विजन थेरेपी हम लोग देंगे। पैरालिसिस ऑफ एकोमोडेशन न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर की वजह से हो रहा था, स्पैज्म ऑफ एकोमोडेशन जिसमें साइकियाट्रिक प्रॉब्लम हो रहा था, ये मोस्ट ऑफ द टाइम पे हम लोग क्या करेंगे, अंडरलाइंग कॉज को ट्रीट करने की कोशिश करेंगे। उसके साथ साथ विजन थेरेपी, प्लास लेंस, साइक्लोप्लेजिक एजेंट यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो आपका कंसल्टेंट है जिस हिसाब से आपको फॉलो अप के लिए बोला है उस हिसाब से फॉलो अप कराओ और वो आपका जो प्रॉब्लम हो रहा है उसको सॉल्व करो। ये डिफरेंट विजन थेरेपी का मैं एग्जांपल दिखा रहा हूं। पहला चीज है आपका लेंस सॉर्टिंग। लेंस सॉर्टिंग में क्या हो रहा है, आपको आइडेंटिफाई करना है कौन सा लेटर में साइज बड़ा हो रहा है, कौन सा लेंस पे छोटा हो रहा है, उस अकॉर्डिंगली आप उसको सेग्रीगेट करोगे। नेक्स्ट है लूज लेंस रॉक। उसमें क्या, आप लेंस को लिया अपने आई के सामने में 40 सेंटीमीटर दूर पे कोई ऑब्जेक्ट है, रॉक कार्ड मिलता है उसको है, उसके बाद क्या होता है, आपको अगर क्लियर दिख रहा है तभी उस चीज को चेंज करो, नहीं तो वेट करो, तभी आपका एकोमोडेशन सिस्टम धीरे धीरे स्टिमुलेट होगा। ब्रॉक स्ट्रिंग से हम लोग एकोमोडेटिव कन्वर्जेंस को ट्रेन कर रहे हैं, एकोमोडेटिव फ्लिपर में हमारा एकोमोडेशन फैसिलिटी ट्रेन कर रहे हैं, हार्ट चार्ट से अगेन एकोमोडेशन एम्पलीट्यूड के साथ साथ फैसिलिटी ट्रेन हो रहा है, वेक्टोग्राम पे एकोमोडेशन वर्जेंस और दोनों का जो इंटरेक्शन है उसको ट्रेन कर पा रहे हैं, ठीक है। अभी आपको पता कैसे चलेगा, देखने की पता कैसे चलेगा पेशेंट एकोमोडेशन कर रहा है नहीं कर रहा है, पेशेंट का तो अंदर में जो लेंस है उसमें चेंजेस हो रहा है। आप इस चीज को देखने के लिए रेडी हो तो अभी ऑन करता हूं मैं वीडियो, देखो अच्छे से। यहाँ इस वीडियो पे देखोगे तो पता चलेगा कि जब मैं पेशेंट को बोल रहा हूँ टीवी देखने के लिए, पेशेंट का प्यूपिल क्या डायलेट हो जा रहा है। जब लाइट देखने बोले तो पेशेंट का क्या प्यूपिल हो जाए, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जा रहा है। फिर से वीडियो प्ले करता हूं, देखो देखो प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्ट हो गया, प्यूपिल डायलेट हो गया, समझ रहे हो। तो प्यूपिल का जो रिफ्लेक्स है उस हिसाब से तुम्हें पता चल जाएगा पेशेंट एकोमोडेशन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। हम लोगों ने आज ये पूरा डिटेल वीडियो में हम लोग डिस्क्राइब कर लिया एकोमोडेशन पैरामीटर्स कैसे टेस्ट करते हैं, कैसे डायग्नोसिस करते हैं एकोमोडेशन को, और उसका ट्रीटमेंट क्या है। अभी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू ऑल।